एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर हर सैटरडे एक नई वीडियो लेके आती हूँ जो कि मदर सेंट्रिक वीडियोस होती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज नया साल और मैं होप करती हूँ कि ये नया साल हम सबकी ज़िंदगियों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। मैं मानती हूँ 2020 हमारा अच्छा नहीं गया है कोविड की सिचुएशन की वजह से। बहुत लोग फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली परेशान हैं, पर ये एक टाइम था जो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। सो अपने आप को मेंटली इतना स्टेबल रखिए कि आने वाली खुशियों को आप एम्ब्रेस कर पाएँ। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो शुरू करती हूँ। 1, 2, 3, funky. वैसे तो आप ये वीडियो 2 जनवरी को देख रहे हैं, बट मैं ये बता दूं कि ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है और आज 23 दिसंबर है। वैसे तो आपने टॉपिक तो पढ़ ही लिया होगा, पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा 9th मंथ शुरू हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरा डिलीवरी का टाइम हो तो मेरे काम में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं बल्क में वीडियो रिकॉर्ड करके आपके सामने ला रही हूँ। तो आज है 23 दिसंबर। मैं कल ही एक दूसरे हॉस्पिटल गई थी। मैं थोड़ा सा अपडेट दे दूँ यहाँ पे अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। मैं 22 दिसंबर को यानी कल के दिन एक दूसरे हॉस्पिटल गई थी जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैंने अपनी इन वीडियोस में बताया था कि मेरे डॉक्टर के साथ एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा सही नहीं रहा। ऑल्दो मैं अपने डॉक्टर की स्टार्टिंग से एंड तक सारी जर्नी आपके साथ डिस्कस करूँगी कि मैंने 4 डॉक्टर क्यों बदले और अब ये जिस हॉस्पिटल में मैं गई हूँ, हम लोग आज की डेट में यही प्लान कर रहे हैं कि यहीं से अपनी डिलीवरी करेंगे। मैं थोड़ा-सा अपडेट ये भी दे दूँ कि मेरी डिलीवरी 1 से डेढ़ हफ़्ते के अंदर हो सकती है। यानी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो शायद मेरा बेबी मेरे पास हो। मुझे एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा-सा प्रेशर भी है कि मुझे कम से कम 5 से 10 वीडियोज़ एडवांस में डाल के रखनी है, उनको प्रिपेयर करके अपलोड करना है, कि जिससे जो हमारा ये रिलेशन है ये ख़त्म ना हो। ठीक है, मैं पहले अपनी कल की बात बताती हूँ। मैं कल डॉक्टर के पास गई, मैंने अपनी A to Z सारी रिपोर्ट्स दिखाई और आप सुन के हैरान हो जाएँगे, इस टाइम मेरी सिचुएशन थोड़ी ठीक नहीं है। ऑल्दो ये मेरे नए साल की पहली वीडियो होगी जो मेरे चैनल पे डलेगी। मैं चाहती नहीं थी कि मैं इसमें कुछ ऐसा नेगेटिव सा साउंड करूं क्योंकि ये साल की पहली वीडियो है। पर जैसे ही मेरी फैमिली है वैसे ही मेरी ये यूट्यूब की फैमिली है। इसलिए मैं सिर्फ़ ये कोशिश करती हूँ कि आपके साथ मैं अपनी जेन्युइन जो सिचुएशन है वो शेयर कर पाऊँ, जिससे कोई मेरी तरह सफ़र ना करे। इस टाइम मेरी फैमिली और मैं हम लोग बहुत डरे हुए हैं। बिकॉज़ हुआ क्या, कल मैं हॉस्पिटल में गई और मैंने उन्हें अपनी सारी सिचुएशन बताई कि मुझे बॉडी में खुजली वग़ैरह होने लग गई है, मेरे को यूरिनेशन कम है एंड भूख ख़त्म होती जा रही है। अभी इस टाइम मैंने फ़ेस पे बहुत कंसीलर और बीबी क्रीम वग़ैरह लगा रखी है, पर अगर मैं जेन्युइनली अपनी ओरिजिनल फ़ोटोज़ दिखाऊँ तो मेरे ये डार्क सर्कल्स, ये पूरी पिगमेंटेशन बहुत हो रही है। तो अब तक जो मेरी प्राइवेट डॉक्टर थी जिनका मैंने नाम मेंशन पिछली वीडियो में नहीं करा था बट उनके बारे में बताया था, वो ये बोल रही थी ये सिम्पटम्स हैं, कोई इशू नहीं है। और आपको याद होगा मैंने इस वीडियो में आपसे ये बात भी शेयर की थी कि उन्होंने मुझसे यहाँ तक बोल दिया था कि 50% चांसेस सिज़ेरियन के हैं और 50% नॉर्मल के हैं, ये एंड मोमेंट पे पता चलेंगे। कल क्या हुआ, कल हम गए, मैंने उन्हें सारी रिपोर्ट्स दिखाई, अपनी पूरी हिस्ट्री बताई जो मैं 0 to 3 मंथ्स वाली उसमें बता चुकी कि मेरे कंसीव करने में और मेरी पीरियड्स की डेट में 3 हफ़्ते का गैप है। अगर आप चाहें मेरी पूरी डिटेल्स जानने के लिए तो मैंने इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर रखा है, आप उसे देख सकते हैं। पर मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, मेरी पीरियड्स की जो लास्ट डेट होती है और जो मेरी कंसीव करने की डेट, उसमें प्रॉपर 3 हफ़्ते का गैप है और वो स्टार्टिंग से है जिस दिन से मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर चुकी हूँ। मीनवाइल उन्होंने बहुत हमें लूटा, एक तरीके से लूटा एज़ इन ये दवाई ले लो और ये टेस्ट करा लो, ये करा लो, वो करा लो। कल मैंने सारी चीज़ें गवर्नमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करी। मुझे उनके पास प्रॉपर पौने से 1 घंटा लगा और उसका रिज़ल्ट ये आया कि मेरी सिचुएशन इस टाइम ठीक नहीं है और अगर हम 5-7 दिन लेट हो जाते तो हो सकता है
कि हम दोनों में से किसी को कुछ हो भी सकता है। और ये सुन के कि इतनी सीवियर कंडीशन होने के बावजूद भी मतलब मुझे नहीं पता मेरी बॉडी में क्या चल रहा है, इसलिए तो हम डॉक्टर्स के साथ इतनी फ़ीस देते हैं, उनको इतना पे करते हैं कि वो हमें सही तरीके से गाइड कर सकें। अब तक मुझे गुस्सा आ रहा था अपने पुराने डॉक्टर पे, अब मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा। मुझे ये हो रहा है कि कोई इतना सेल्फ़िश कैसे हो सकता है कि सिर्फ़ अपनी जेब भरने के लिए किसी की जान के साथ खेल ले। अब मैं सिचुएशन बताती हूँ। मुझे पिछले 1 डेढ़ महीने से बॉडी में बहुत ज़्यादा खुजली, रैशेज़ हो रहे थे, जो एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहे थे। यानी शाम को 7-8 बजे से, जैसे ही शाम चढ़ती जाती थी, 7-8 बजे, 9 बजे, और फिर अगले दिन 4 बजे तक। 1 डेढ़ महीने से ये इतनी थी कि मैं इसे बेयर कर सकती थी। पता ही था कि सर्दियाँ हैं, स्किन ड्राई हो रही है, मैं ज़्यादा पानी भी नहीं पीती, मैं अपनी वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इसलिए खुशकी की वजह से थोड़ी बहुत खुजली हो रही होगी। ये चीज़ धीरे-धीरे बढ़ती गई। थोड़ा मैंने भी इग्नोर करा क्योंकि मुझे बस खुजली हो रही थी और कोई सिम्पटम नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपनी नॉर्मल लाइफ़ में थी और ये कोविड के बाद की सिचुएशन है। मुझे प्रेगनेंसी में कोविड भी हो गया था। अगर आप वो भी मेरी जर्नी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे है। ये वीडियो में आपको पूरी जर्नी मिल जाएगी। ख़ैर मैं कोविड से बहुत अच्छे से रिकवर कर चुकी हूँ और मुझे पता चल चुका है कि ये कोविड के आफ्टर इफ़ेक्ट्स नहीं है। सो कोविड हो गया, कोविड ठीक हो गया, उसके बाद मुझे ये दिक्कत होनी शुरू हुई थी। स्टार्टिंग में तो मैंने भी बहुत लाइटली लिया कि ठीक है, हाथों पे, पैरों पे वो जैसे हम खुजलाते हैं तो वाइट कलर की लाइन्स आ जाती है, तो मुझे लगा मॉइस्चराइज़र, क्रीम्स लगाने से ठीक हो जाएगा। ऑल्दो मैं इतना अपने आप की केयर या पैम्परिंग नहीं करती, तो मैंने मॉइस्चराइज़र और नरिशमेंट के लिए तेल, बादाम का ऑयल और ये सब लगाना शुरू कर दिया। उससे भी मुझे कुछ ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ा। मैं बायो ऑयल भी यूज़ करती हूँ, मेरे चैनल पे आपको उसका भी रिव्यू मिल जाएगा स्ट्रेच मार्क्स के लिए। तो वो मैंने हाथों पे और चेस्ट वग़ैरह पे भी, जहाँ मुझे खुजली भी हो रही थी, मैंने बायो ऑयल भी लगाना शुरू कर दिया था। मतलब जितनी देर लगाया उतनी देर तो वो मॉइस्ट रहा, देन जैसे ही सूखते के साथ ही वो नॉर्मल हो गई, खुजली होने लग गई। धीरे-धीरे ये सिचुएशन ऐसी बढ़ती गई कि मुझे 7 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक अपनी बॉडी पे एक कपड़ा बेयर नहीं हुआ। मतलब जैसे ही मेरे स्किन के कॉन्टैक्ट में कुछ आ रहा है, मुझे इतनी बुरी तरह खुजली होने लगी जैसे मेरे को कोई स्किन डिज़ीज़ हो गई हो। और मेरे नेल्स इतने बड़े नहीं हैं, बट फिर भी अगर मैं अपने हाथ पे या पैर पे कहीं पे खुजली कर रही हूँ तो उसमें रेड लाइन्स पड़ रही हैं। जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब नाखूनों से बहुत तेज़ नोचा हो। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है। 2 रातें निकल गई, नींद नहीं आई, 3 रात निकल गई, नींद नहीं आई। और सुबह हम सभी जानते हैं कि बीइंग अ मैरिड वुमन, बीइंग अ मैरिड गर्ल, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने घर की तरह नॉर्मली रह लें। चाहे कोई काम हो या ना हो, बट हमें जगना ही होता है। अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है, अपना परिवार भी देखना पड़ता है। तो मैं सोई बीच में 1-2 घंटा, 2-4 घंटे, पर फिर थर्ड डे के बाद ऐसा होने लग गया कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और सुबह पूरे टाइम मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बॉडी में ऐसा हो रहा है कि मैं चलते-चलते मुझे लग रहा है कि डिसबैलेंस हो रही है और मैं गिर ना जाऊँ, क्योंकि 3 रातें हो चुकी थी मैं सो नहीं पा रही थी और सिर्फ़ खुजली की वजह से। उससे पहले तो ये भी होता था, मेरे को पेट टाइट हो रहा है, जैसे बेबी मूव करता है तो पेट आप जो लोग इस टाइम प्रेग्नेंट हैं या जो प्रेगनेंसी अपनी पूरी कर चुके हैं, जिनके बेबी हो चुके हैं, वो ये समझेंगे कि जब बेबी मूव करते हैं तो हमारी स्किन बहुत टाइट हो जाती है, पेट खिंचने लग जाता है। तो कभी उस वजह से नींद नहीं आ रही थी। मैं प्रॉपर 8 रात नहीं सोई हूँ और 8 रातों में से शायद 3 या 4 दिन मुझे नींद आई है सुबह। उसके पीछे रीज़न ये है कि एक स्टेज के बाद तो मैंने भी हिम्मत हार ली थी कि यार मुझे सोना है। घर वालों को भी, मेरे इन-लॉज़ को भी दिखने लग गया था कि ये खड़ी नहीं हो पा रही है ढंग से अपने पैरों पे। क्योंकि इतने दिनों की नींद हमारी कंटिन्यूअसली, ऊपर से प्रेगनेंसी, फिर डाइट, और मैं पूरे-पूरे दिन सोती रहती थी। तो मेरी मदर इन लॉ मुझे बीच में 10 बार ही जगाते थे कि कुछ खा ले, भूखी पड़ी रहेगी, भई बेबी भी भूखा रहेगा, दिक्कत होगी। वो टाइम मेरा सही में, मतलब ये 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है मेरा, मतलब मेरा इतना क्रूशियल गया कि अगर मैं अपनी पूरी प्रेगनेंसी की बात करूँ, इवन आज की भी सिचुएशन की बात करूँ, जब मैं इन चीज़ों की दवाइयों पे हूँ, वो हफ़्ता मेरा बहुत बेकार गया है। पहले तो समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जैसे हमारे केस में क्या होता है कि हम लोग इंडियंस हैं, हम लोग डॉक्टर्स पे जाने से पहले अपने बड़ों से सलाह लेते हैं और बड़ों को इन्वॉल्व हर चीज़ में तो हम करते ही हैं। सो ऐसा मैंने भी किया। पहले मैंने ये चीज़ अपने हस्बैंड को बताई जब 2-3 दिन हो रहे थे। ऑल्दो हमें रात को सोने जागने का हमारा लाइफ़स्टाइल हमेशा ही बिगड़ा रहता है।
मैं 2-3 बजे तक तो रोज़ ही हम लोग जागते हैं, चाहे हमें सुबह 8 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, जब भी। बट जब मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई, वो 2-3 दिन मेरे साथ जगे रहे पूरी-पूरी रात। मतलब मैं परेशान हो रही हूँ, मेरी बॉडी में खुजली हो रही है, तो मॉइस्चराइज़र लगा, तेल लगा, मालिश करो, उन्होंने हर चीज़ करी है। 2 दिन हो गए, हम लोगों को लगा कि ठीक है, हो सकता है कोई सिम्पटम है, कोई हार्मोन्स बदल रहे हैं। जब ये 3 दिन से चीज़ ऊपर हो गई कि मेरे को नींद ही नहीं आ रही है, अब मैं लेटी हुई हूँ, जस्ट मैं करवट बदल रही हूँ, मेरी बॉडी से बिल्कुल कॉटन का कपड़ा बेयर नहीं हो रहा, और सर्दियों का टाइम चल रहा है तो कितनी ठंड हो रही है, उस वजह से मुझे छींकें हो रही हैं, हल्का-हल्का बुखार हो रहा है। क्योंकि मैं कोई कंबल, कोई रज़ाई, कोई कपड़ा अपनी बॉडी पे बेयर नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैं ले भी नहीं रही थी, क्योंकि ठंड उस टाइम इतनी मैटर नहीं कर रही थी जितनी बॉडी पे खुजली और इरिटेशन कर रही थी। और इसका पता नहीं क्या इम्पैक्ट था मेरी बॉडी पे, 4 या 5 बजे के बाद, सुबह के 4 या 5 बजे के बाद मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो रही थी। मतलब उसके बाद तो मैं कंबल में लिपटी हूँ, मैंने चाय पी है, और मैं 2-2 3-3 स्वेटर पहन के बैठी रही हूँ। 4 बजे 5 बजे अगर मेरे को नींद आई है तो सो गई, तो मैंने मोटे-मोटे कंबल लिए हैं। मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था जैसे कार्टून्स में मूवी नहीं दिखाते, जैसे रात को होता है तो वो एकदम से वेयरवुल्फ बन जाता है, जैसे ही दिन निकलता है वो बैक टू नॉर्मल हो जाता है। मुझे ऐसी-सी फीलिंग आने लग गई थी। पर अब तक हम इस चीज़ को थोड़ा लाइटली ले रहे थे, शायद हमें इतना लाइटली लेना नहीं चाहिए था। फिर मैंने हर आज की जनरेशन जैसा काम करा जो आज की जनरेशन हमारी करती है। मैंने इंटरनेट पे सर्च करा। इंटरनेट पे सर्च करने के बाद मुझे ये चीज़ पता चली कि ये एक प्रॉब्लम है, जिसका नाम मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। इसमें क्या होता है कि आपके लिवर में कुछ दिक्कत हो जाती है, जिस वजह से आपको खुजली शुरू हो जाती है, स्पेशली आपके पाम्स में और आपके तलवों में। तलवों में यानी पैर के पीछे वाले हिस्से में, सोल, जिसे हम सोल बोलते हैं। ये एक तरीके की बीमारी है, मुझे पता चला, जिसमें बॉडी में खुजली हो जाती है, और ये ज़्यादातर रात को ही होती है, और ये 10 में से 2 लेडीज़ को होती है, पर जब होती है तो बहुत सीवियर हो जाती है। तो मुझे लगा उन 2 में से एक मैं हूँ। मैंने इस चीज़ की थोड़ी और रिसर्च करी, और जब मैंने रिसर्च करी, मैं थोड़ी सीरियस तब हुई जब मुझे पता चला कि इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि बेबी या मदर की जान को खतरा हो सकता है। जब मैंने ये चीज़ देखी तो ऑब्वियस सी बात है, यूट्यूब पे हम लोग फिर भी डाउट में रहते हैं। मैंने अपने बड़ों के साथ शेयर की, जो हमारी एक इंडियन मेंटालिटी हमें समझाती है, हमें सिखाती है कि अपने बड़ों के साथ हर चीज़ शेयर करो। तो मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने यही बात बोली कि ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस मत देख, परेशान मत हो, जितना सोचेगी उतनी टेंशन लेगी, हार्मोन्स और बिगड़ेंगे, ये खुजली नॉर्मल है और कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले। तब तक मैं अपनी वही फेवरेट डॉक्टर के पास थी, मैंने उन्हें बताया। तो ये बात है मिड ऑफ नवंबर की, कि उन्होंने मेरे को ब्लड टेस्ट बोले, मैंने वो ब्लड टेस्ट करवाए। और उस टाइम पे मैंने रिसर्च इतनी डीपली नहीं करी थी, कि मुझे ये नहीं पता था कि ये कोई लिवर की प्रॉब्लम है, इसलिए इसमें एलएफटी कराना भी ज़रूरी होता है। एलएफटी यानी लिवर फंक्शन टेस्ट। मेरी महान डॉक्टर ने भी मुझसे एलएफटी नहीं करवाया। उन्होंने 2-3 ब्लड टेस्ट कराए, जो मेरे कुछ 4,000 रुपये के पड़े थे, और जिनका उसमें कोई रोल नहीं था। उन्होंने कहा सब नॉर्मल है, ये नॉर्मल खुजली है, वही वाटर का इंटेक अपना बढ़ाओ और अपना ऑयल यूज़ करते रहो स्किन पे, जहाँ खुजली हो रही है वहाँ ऑयल यूज़ करो। पता नहीं क्यों ये मेरी गट फीलिंग थी कि मेरे को उनकी बात सैटिस्फैक्टरी नहीं लगी, क्योंकि भगवान की दुआ से मेरे को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से मेरी आउटर स्किन में कोई दिक्कत हो, जैसे कि कोई खुजली, कोई रैशेज़, कोई कुछ भी नहीं है। तो मैंने ना इस चीज़ को रिसर्च किया और डीपली ब्लॉग्स पढ़े, आजकल यूट्यूब की इतनी सारी वीडियोज़ हैं वो देखी, तो मुझे कुछ डॉक्टर्स मिले जो जेन्युइनली डॉक्टर्स हैं और उनके यूट्यूब चैनल हैं। मैं लिंक उस पर्टिकुलर वीडियोस की लिंक जो मैंने देखी और रेफ़र करी, उनके भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उन्होंने ये चीज़ डिस्क्लोज़ करी कि ये एक बीमारी है जिसमें हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है। वो लिवर का काम होता है एक जूस सेक्रीट करना, जो हमारी बॉडी में से यूरिन के थ्रू वेस्ट निकालता है। पर अगर वो लिवर काम करना कुछ टाइम के लिए बंद कर देता है ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स, वो एक ही जगह इकट्ठे होते रहते हैं। जो इरिटेशन, जो खुजली शुरू होती है वो पेट से होती है। इनिशियल टाइम में हमें लगता रहता है कि वो हमारी स्ट्रेच मार्क्स की वजह से है, बट वो स्ट्रेच मार्क्स में नहीं, वो आपके चेस्ट के नीचे से एरिया से आपकी थाइस के एरिया तक लगातार रहती है, जो कि मुझे रही थी।
मैं उनकी बात से इसलिए रिलेट कर पा रही थी क्योंकि वो जिस स्टेज में जैसे जैसे बोल रहे थे वो मैं एक्सपीरियंस कर चुकी थी या कर रही थी। मैंने इस वीडियो में आपके साथ अपनी स्टार्टिंग से, अपनी शादी से पहले से लेके अपनी प्रेगनेंसी के 3 महीने तक की पूरी जर्नी इस वीडियो में आपके साथ शेयर की है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो आप इसमें देखिए। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं ऑलरेडी शादी के बाद ही मुझे जॉन्डिस हो गया था, तो मैं और ज़्यादा कंसर्न हो गई थी कि जॉन्डिस हुआ है पिछले साल और इस साल मैंने कंसीव, इस वजह से दिक्कत ना हुई हो, क्योंकि हमारी बॉडी को रिकवर होने में भी किसी भी बीमारी से टाइम लगता है। तो जॉन्डिस भी लिवर की बीमारी है और ये जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ये भी लिवर से रिलेटेड है। मैंने इसमें थोड़ा और डीपली रिसर्च किया, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि इसकी एंड रिज़ल्ट क्या है। हम बहुत डर गए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब तक सब कुछ सही चल रहा है, हम डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, वो दवाइयाँ बढ़ाई जा रही है, वो टेस्ट बढ़ाए जा रही है, बट मुझे उससे कुछ फ़ायदा लग नहीं रहा था। ये बात है मिड ऑफ नवंबर की। फिर हमने डिसाइड करा कि हम डॉक्टर के पास दोबारा विज़िट करेंगे। ऑल्दो उन्होंने हमें हफ़्ते बाद बुलाया था, हम हफ़्ता पहले गए। उन्हें मैंने पूरी बात बताई, फिर मैंने ये स्पेसिफ़िक जो बीमारी है इसका नाम लेके बोला। उन्हें सब कुछ बताया कि मैम कहीं मुझे ये तो नहीं है, आपने एक बारी भी चेक नहीं कराया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ मैं अपने डॉक्टर के साथ फँस चुकी थी। और मैं अभी बताऊँ तो अभी भी मेरा डॉक्टर कंफर्म सा नहीं हुआ है, पर हाँ अब हम सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट में ही करा लेते हैं। अब कोविड की वजह से गवर्नमेंट में कराएं, गवर्नमेंट में कराने के लिए आपको प्रॉपर सपोर्ट चाहिए होता है, प्रॉपर किसी की सोर्स चाहिए होती है, कुछ भी नहीं है। क्या करें अभी तक समझ नहीं आ रहा। अगर आप ये वीडियो 2 जनवरी को देख रहे हो और मैंने 2 जनवरी को अपलोड किया है, तो हो सकता है कि मेरा बेबी हो भी चुका हो, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 1 ही हफ़्ता बचा है। मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन रहेगी, बट देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। फिर हम कन्फ्यूज़ थे, हम अपने डॉक्टर के पास गए दोबारा, मैं और मेरे हस्बैंड ही गए। हमने उन्हें बोला कि मैम ऐसे-ऐसे दिक्कत है, अब वही खुजली ख़त्म नहीं हो रही। मीनवाइल जो रैशेज़ मेरे रात को पड़ के सुबह सही हो रहे थे, वो परमानेंट से होते गए। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि देखो मेरे हाथ, पैर पे, गले पे, इवन यहाँ मुँह पे, जॉ लाइन पे, पूरे पे ऐसे लाइन्स ऐसे पूरी बनी हुई थी, क्योंकि खुजली होती तो यहाँ पे ये इस हिस्से में बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने उन्हें दिखाया कि मैम ऐसे-ऐसे मुझे दिक्कत हो रही है। उन्होंने मुझे बोला कि आप एक काम कराओ, एलएफटी करा लो, एक ब्लड टेस्ट करा लो और कोलेजन या कोलोजन ऐसे करके कोई एक टेस्ट है, सॉरी मुझे उसका नाम एग्जैक्टली नहीं पता। वो 5,500 रुपये का टेस्ट है, मैं आपको ये मेंशन कर दूँ। और उसके अंदर एक टेस्ट के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं, एक 2,500 की, एक 3,000 की, एक 4,000 रुपये की है। तो उन्होंने बोला कि ये वाला टेस्ट करा लो, प्रोफाइल 1, 2, 3। और ये टेस्ट तब होता है, मैं आपको यहाँ मेंशन कर दूँ, जब आपका सिजेरियन होने वाला होता है। ये बात हमें पता नहीं थी। तो फिर उन्होंने ये 3 टेस्ट प्रिस्क्राइब करे मुझे और मैंने कहा ठीक है मैम, मैं ये करा के आपको नेक्स्ट वीक मिलती हूँ। उनका डे सैटरडे है, मतलब मैं एक हॉस्पिटल में जा रही हूँ, वो हर दिन का हर डॉक्टर वाला हिसाब है वहाँ पे। उनका सैटरडे था, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नेक्स्ट सैटरडे आपके पास ये रिपोर्ट्स लेके आती हूँ। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, मुझे कोई दवाइयाँ दे दो, बिकॉज़ मैं अब बेयर नहीं कर पा रही। मुझे 10 दिन हो गए और मैंने रात को 1 मिनट नहीं सोई हूँ मैंने रात को सो के नहीं देखा कि रात की नींद क्या होती है, मैं धीरे-धीरे भूलने लगी हूँ। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जो कि इतनी हेवी थी कि मैं खाते बेहोश हो जाती थी। खुजली की दवाइयाँ, लिवर की दवाइयाँ, और उन्होंने मुझे कहा कि इसे 5 दिन तक खाओ। 5 दिन तक अगर तुम्हें कुछ पॉइंट्स भी फ़र्क पड़ रहा है तो इसे कंटिन्यू करना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा तो अपना सारा सामान उठा के बैग लेके आ जाना, तुम्हारी डिलीवरी करनी पड़ेगी, तुम्हें फ़ॉल्स लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैम ठीक है, तुम्हें फ़ॉल्स लेबर इंड्यूस करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैम ठीक है। हमने वो दवाई शुरू करी उसी सैटरडे से, और अगले दिन मैंने अपना एलएफटी और सीबीसी अपने घर के पास से एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था, वहाँ से करा लिया। चैरिटेबल मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वही टेस्ट मैंने दोबारा कराया तो 1500 के कराए, और वही टेस्ट मैंने चैरिटेबल से कराया तो 450 के हुए थे। मैंने चैरिटेबल इसलिए मेंशन करा क्योंकि इससे आगे मैं रिलेट करूँगी बात को। तो मेरा जो महंगा वाला टेस्ट था वो चैरिटेबल वाले लोग नहीं करते थे, वहाँ पे नहीं होता था। हम डॉक्टर लाल पैथ लैब की एक ब्रांच में गए जो कि मेरे घर के बहुत पास है, और आप सभी को पता होगा पूरे इंडिया में डॉक्टर लाल पैथ लैब बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका टेस्ट कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, आज तक तो नहीं करा, पर मेरे डॉक्टर ने कर दिया। मैं बताती हूँ कैसे। तो हम उनके पास गए, मैंने उन्हें दिखाया, तो उन्होंने कहा कि मैम ये 2 टेस्ट तो आपके अभी हो जाएंगे, एलएफटी और सीबीसी,
यानी एक सीबीसी आपका ब्लड टेस्ट है और एलएफटी आपका लिवर टेस्ट है, और ये जो थर्ड टेस्ट है ये 3 प्रोफाइल होती हैं। और आप एक बात बताओ पहले तो कि ये आपको किसने बोला टेस्ट, बिकॉज़ ये टेस्ट तो सिज़ेरियन से पहले लिया जाता है। और आपका महीना कौन-सा चल रहा है? मैंने कहा मैम मेरा 8th मंथ चल रहा है और ऐसे-ऐसे बात है। कह रही ये पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने आपको ये सिज़ेरियन वाला कहा, जो उसमें सबसे महँगा था वो सिज़ेरियन से पहले होता है, कुछ चेक करने के लिए। उन्होंने कहा कि इसकी 3 प्रोफ़ाइल होती है, सिज़ेरियन वाला तो आपको केस है ही नहीं, तो उनसे पूछो कि प्रोफ़ाइल 1 करनी है, प्रोफ़ाइल 2 करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करूँ, मेरी डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाती थी। उनके साथ ये सीन है कि अगर आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी है ना, तो पहले मेरे को मेरे 400 रुपए दो, जो कि मेरी फ़ीस है, फिर मैं आपसे बात करूँगी। और बात भी क्या करूँगी, सिर्फ़ मुझे इतना पूछना था कि इस प्रोफ़ाइल में से मैं 3 प्रोफ़ाइल में से कौन-सी प्रोफ़ाइल करवाऊँ। मुझसे लाल पैथ लैब वाले असिस्टेंट ने ये बात बोली कि आप अपने डॉक्टर को अभी फ़ोन करो। ये वाला जो टेस्ट है ये खाली पेट होता है, तो मैं सुबह-सुबह गई थी और मैं 9 बजे करीब लाल पैथ लैब में बैठी थी। मैंने वहाँ से अपने डॉक्टर को फ़ोन करा और मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला कि मैं कौन हूँ, क्या है, क्या नहीं। मेरा इस हॉस्पिटल में आपके साथ ट्रीटमेंट चल रहा है और आपने मुझे ये वाला टेस्ट बोला है। कोलेजन प्रोनाउंस किया था, पर ये मेरी प्रोनंसिएशन गलत थी, उसे कुछ और बोलते हैं। तो मैम ये वाला टेस्ट करना है। अब वो वहाँ पे मुझसे पूछ रहे हैं कि कौन-सी प्रोफ़ाइल का टेस्ट कराना है। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि तुम कहाँ बैठे हो? मैंने कहा, कह रही तुम अपने ही हॉस्पिटल में हो, हॉस्पिटल का नाम मैं मेंशन नहीं करूँगी। मैंने कहा नहीं मैम, मैं इस टाइम लाल पैथ लैब में हूँ, 2 टेस्ट तो मैंने चैरिटेबल से करा लिए हैं। मेरे घर के पास एक डिस्पेंसरी है, तो मैंने वहाँ से करा लिए हैं। मेरा ये वाला टेस्ट वहाँ हो नहीं रहा था, इसलिए मैं लाल पैथ लैब में बैठी हूँ। उन्होंने मुझे प्रोफ़ाइल नहीं बताई। उन्होंने मुझे जो जवाब दिया, वो ये दिया कि मैं अपने हॉस्पिटल के ही टेस्ट देखूँगी, बाहर के मैं टेस्ट नहीं देखूँगी। और मैंने कहा मैम अब जो 2 मैं करवा चुकी हूँ, वो तो आप देख लेना, मैं तीसरा जहाँ से आप बोल रहे हो वहाँ से करा लेती हूँ। कह रही नहीं बेटा तुम्हें तीनों दोबारा कराने पड़ेंगे, क्योंकि वो तीनों टेस्ट मेरे कुछ 5-7 हज़ार रुपए के बन रहे थे, तो उसमें उनका भी कुछ कट होगा। हॉस्पिटल में वही टेस्ट 1800 रुपए के थे, एलएफटी और सीबीसी। एंड फिर उसके बाद ये जो प्रोफ़ाइल वाले टेस्ट हैं, उन्होंने मुझे प्रोफ़ाइल नहीं बताई कि मैं वहाँ से ना करा लूँ और इनको क्लेम ना करूँ कि अब आप यही देखो। उन्होंने उसके बाद बोला मैं अभी बिज़ी हूँ, तुम अगले सैटरडे आओ, वहीं टेस्ट कराओ और मुझसे मिलो। इसका मतलब मैं टेस्ट कराने के लिए भी दोबारा पैसे दूँ, उनसे मिलने के लिए, उनके रूम में घुसने के लिए मुझे उन्हें 400 रुपए भी देने पड़ेंगे। और सिर्फ़ इस चीज़ के लिए कि मैंने वहाँ से टेस्ट नहीं कराया और मैं सैटरडे को दिखाऊँ, फिर वो 1 हफ़्ते बाद रिपोर्ट आए, फिर मैं उनके पास दोबारा जाऊँ। उनका रिप्लाई मेरे साथ ये था। अब सिचुएशन ये थी कि हम लाल पैथ लैब के अंदर अपनी पर्ची बनवा रहे थे, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, वो आपको बिल देते हैं। जो सामने अटेंडेंट था वो मतलब हमारी तरफ देख रहा था कि क्या करना है अब। हम लोगों ने उस टाइम टेस्ट नहीं कराया, उन्हें हम सॉरी बोल के वापस आए। उन्हें भी थोड़ा बहुत समझाया कि हमारी डॉक्टर कैसी है, खाऊ टाइप की। तो उन्होंने भी यही बात बोली कि डॉक्टर लाल पैथ लैब का पूरी इंडिया में कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे वो मैक्स हो, एम हो, कितना छोटे से छोटा हॉस्पिटल हो, बड़े से बड़ा हॉस्पिटल हो। मैंने कहा मैम हमें पता है, तभी तो हम यहाँ आए थे। अच्छा, हम वापस आ गए उस दिन। मैंने अपनी दवाई कंटिन्यू रखी और कमिंग सैटरडे का वेट किया। ये बात मैंने अपने दोनों घरों में बता दी। अब हम लोगों को ये डर लग रहा था, जो डॉक्टर या जो इंसान जो ये बात डायरेक्ट बोल दे, तुम मेरे ही सजेस्ट करे हुए हॉस्पिटल से या किसी प्राइवेट जगह से तुम नहीं कराओगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं देखूँगा। क्लेम करने को हम कर सकते थे, सोशल मीडिया में इतनी ताकत है कि आज मैं नाम लूँ तो उनका पता नहीं क्या-क्या हो जाए, अगर ये वीडियो वायरल हो जाती है तो। बट फिर भी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तो नहीं, पर मेरा टाइम निकल जाए उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है, कि और लोगों के साथ कुछ ऐसा ना हो, जैसे मैं जिस गंदी सिचुएशन में मैं फँस गई हूँ, उस गंदी सिचुएशन में कोई और ना फँसे। तो अब हम लोग मतलब बहुत परेशान हो रहे थे, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है। मेरा एंड का टाइम चल रहा है, बिना अप्रोच के, बिना जैक के, ये हम सभी जानते हैं कि कोई भी डॉक्टर नहीं लेता एंड में केस अपने हाथ में। क्योंकि उनको स्टार्टिंग से जिस डॉक्टर के पास जो बंदा जा रहा होता है, उन्हें उनके सारी कॉम्प्लिकेशंस और सारी सब कुछ पता होता है। मेरी दोनों फैमिलीज़ इतनी परेशान हो गई कि हम बहुत गलत जगह फँस गए और अब हम क्या करें? जितने लोग थे, जितने लोगों की कोई भी अप्रोच थी, गवर्नमेंट, प्राइवेट और डिस्पेंसरीज़,
सब में मेरी दोनों फैमिलीज़ ने बिल्कुल हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि कहीं तो ढंग का डॉक्टर मिल जाए, कहीं तो ढंग का डॉक्टर मिल जाए। हमने ये भी सोच लिया था, तो जिन 2 डॉक्टर्स के पास मैंने अभी छोड़ा, उसके बाद मैं ये तीसरे डॉक्टर के पास गई थी, हम उन पे वापस जाएँ तो उन पे क्या बोल कर जाएँगे। एक मेरी मम्मी की नोन थी, एक मेरी सास की नोन थी। हमने फिर ये डिसाइड किया कि अगर मम्मी की नोन पे जाएँगे, जो मेरी चाइल्डहुड डॉक्टर है, तो उनको ये बोलेंगे कि मेरी सास ने हटवा दिया, क्योंकि एक थोड़ी जान-पहचान भी होती है, इसलिए थोड़ा लगता भी है। और जो मेरी सास की नोन थी, वो ये बोलेंगे कि मेरी मम्मी ने हटवा दिया। एक को गलत साबित करेंगे और फिर इस टाइम पे अपना टाइम निकाल लेंगे। हम लोग ना डॉक्टर पे जा पा रहे थे अपनी वाली पे, ना जो छोड़ के आए थे उन पे जा पा रहे थे। मुझे खुजली की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से सब कंसर्न ले रहे थे। और मैंने नेट पे ये पढ़ लिया था कि बेबी और मदर की जान को खतरा है, तो मेरी और हालत ख़राब हो रही थी। लास्ट में मेरे फादर की अप्रोच से कोई बंदा मिला, उसने मेरे को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया और मैं 22 ऑफ दिसंबर उस हॉस्पिटल में गई और मुझे पता चला कि ऑल्दो बहुत सीवियर बीमारी है, पर अभी मेरी उतनी बड़ी नहीं है जिस वजह से मेरे बेबी को दिक्कत हो। अगर ये 3 हफ्ते का गैप जो मेरी प्रेगनेंसी में है, अगर वो नहीं होता, तो हो सकता है कि मेरे को 22 दिसंबर को ही एडमिट कर लेते और फॉल्स लेबर इंड्यूस करते एंड ऑपरेशन करके बेबी कर लेते। अगर मेरी आज की डेट में यानी 22 दिसंबर के बीच में मेरे जो हफ्ते बैठ रहे हैं वो कुछ 34 वीक्स और कुछ 4-5 दिन ऊपर बैठ रहे हैं। तो अगर अभी मेरा बेबी हो जाता है तो वो प्रीमेच्योर कैटेगरी में आएगा। जिन डॉक्टर से मैंने बात की वो बहुत ही सुलझी हुई डॉक्टर थी, एजेड नहीं थी काफ़ी, बट उनकी बात से पता चल रहा था वो एक्सपीरियंस है। उन्होंने 1 से सवा घंटा लगाया मेरे साथ। एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने जिसे मैं शायद 30 रुपीज़ भी नहीं दे रही। मैं मानती हूँ कि वो लोग, उनकी सैलरी फ़िक्स होती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट मैं सच एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सब कुछ करते हैं। मेरे घर पे लाइव एग्ज़ाम्पल है, मैंने अपनी सास को देखा है कि लोग इतना कंसर्न नहीं होते जितने वो लोग अपनी ड्यूटीज़ परफेक्टली निभाते हैं। वो चाहती थी मुझे 10 मिनट में भगा सकती थी, बट ये उनकी ड्यूटी थी, उन्हें अपने काम से प्यार है, उनका फ़र्ज़ है, सब कुछ है। उन्हें अगर वो मुझे भगा भी देती कि नहीं यार, नहीं तुम वेल टू डू फैमिली से हो, तुम प्राइवेट से करवाओ, ये करो, वो करो, ऐसे करके, मैं उनके पास अप्रोच से गई थी। मैं मानती हूँ कि मैं अप्रोच से गई हूँ, बट उनके पास जब मैं पहुँची हूँ तब उन्हें नहीं पता था कि ये किसी की रिकमेंडेशन पे आई है। उनके लिए मैं एक नॉर्मल पेशेंट थी जो लाइन वाइज़ आया है। उन्होंने मेरे साथ आधे से पौना घंटा लगाया, मेरी पूरी केस हिस्ट्री सुनी, समझी, पढ़ी। मेरी, जिसको मैं हर बारी 400 रुपये देती हूँ, मैं 400 रुपये इसलिए ज़्यादा कंपेल कर रही हूँ इस टर्म पे, क्योंकि डॉक्टर्स पे तो भरोसा, हम मतलब हमारी बॉडी, हमारी लाइफ, हमारा बच्चा, हमारा फ्यूचर, सब कुछ डॉक्टर के हाथ में होता है और उसके बदले हम उसे कुछ भी नहीं देते। आई एग्री कि 400 रुपये इतनी बड़ी टर्म नहीं है, पर आपको एटलीस्ट अपने पेशेंट का ध्यान तो रखना चाहिए ना। सो मैं इसलिए थोड़ा परेशान होके ये चीज़ बोलती हूँ हर बारी। जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, उनके लिए हम एक क्लाइंट हैं, उनके लिए हम एक कस्टमर हैं, पेशेंट नहीं रहे। वो पहले का टाइम नहीं था कि डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता था। ये ऑल्दो सबके साथ नहीं है, पर ये बात मुझे समझ आ चुकी है। या ये कह लीजिए कि मेरा जिनसे वास्ता पड़ा, उन्होंने अपनी इमेज मेरे आगे गलत बना दी। अच्छा ख़ैर, तो उन्होंने मेरा, जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं गई, उन्होंने मेरा पूरा केस सुना, देखा, पढ़ा। उसके बाद मेरे 2-3 मेजर डाउट्स क्लियर करे, जिसकी वजह से मेरी पूरी प्रेगनेंसी में मुझे डाउट में ही रहा है कि मेरा बेबी ढंग से डेवलप नहीं हो पाया। पहला, ये गैप नहीं है जो 3 हफ़्ते का है, ये 3 हफ़्ते लेट बेबी रुका है एज़ इन जो एग्स फर्टिलाइज़ हुए हैं वो मेरे पीरियड्स के 3 हफ़्ते बाद हुए हैं। तो इसे हम डिले इन डेवलपमेंट ऑफ बेबी नहीं बोल सकते, जो कि मेरे 3 प्राइवेट डॉक्टर बोलते हुए आ रहे थे कि तुम्हारा बच्चा लेट ठहरा है, इसलिए हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो। तो ये होने के बाद पता चलेगा, मुझे स्टार्टिंग से यही बोला जा रहा था। सबसे दूसरा बड़ा डाउट जो मेरा क्लियर हुआ, पीसीओडी की वजह से भी नहीं है ये नॉर्मल कंसीविंग है मेरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पीसीओडी का भी स्टेज मेरा बहुत माइनर था, इसलिए वो
था भी और नहीं भी था, और जब मैं नेचुरोपैथी के कैंप में गई थी तो वो ख़त्म हो गया। अगर होगा भी तो कुछ परसेंटेज, तो मैं अपने आप को पीसीओडी का पेशेंट भी नहीं बोल सकती पूरी तरीके से। तीसरी बात, जो मुझे सब बोल रहे थे और मुझे खुद को लग रहा था कि पिछले साल मुझे जॉन्डिस हो गया था और इस साल मैंने कंसीव कर लिया, तो हो सकता है कि लिवर को रिकवर होने में टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 1 साल के अंदर-अंदर मैंने कंसीव कर लिया और मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मुझे एक तरीके से ये लग रहा था कि हमने जो प्लानिंग करी फैमिली प्लानिंग, तो उसमें थोड़ी-सी हमारी लापरवाही हो गई, हमें 5 से 7 महीना और रुकना चाहिए था। तो तीसरा मेरा ये मिथ था, मिथ भी नहीं, एक डर था जो उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये तुम्हारे जॉन्डिस होने की वजह से तुम्हें नहीं हुआ, ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये होता है जनरली, बहुत कम रेशो होती है लेडीज़ की जिनको ये होता है। चौथा, मैं हर बारी बोलती हूँ कि मेरे को बहुत सारी डेट्स मिली हुई हैं और मेरी ईडीडी यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइनल नहीं है। 29 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक मेरी पूरी डेट कभी भी आ सकती है, मेरा डिलीवरी टाइम कभी भी आ सकता है। अब जो मुझे पता चला है, आज 22 दिसंबर है और उन्होंने मुझे ये बात बोली है कि मेरा लिवर थोड़ा ज़्यादा ख़राब है इस टाइम, उसके जो लेवल्स 35 तक होने चाहिए वो 111 हैं। सो उन्होंने ये बात बोली है कि आपको 1 हफ़्ता ऑब्ज़र्वेशन पे रखेंगे। ऑब्ज़र्वेशन पे एज़ इन जो मेरी 1 दिन की एक दवाई थी वो मेरी 1 दिन में 3 बारी कर दी है, और जो हफ़्ते में 1 दवाई थी वो मेरे को रोज़ कर दी है। अगर 1 हफ़्ते बाद यानी 22 दिसंबर के 1 हफ़्ते बाद मेरे लिवर का टेस्ट दोबारा होगा, अगर थोड़ी-सी भी इम्प्रूवमेंट आती है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है तो मेरे को नेक्स्ट वीक ही फ़ॉल्स लेबर पर रख दिया जाएगा। जो कि फ़ॉल्स लेबर का प्रोसीजर उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। सबसे पहले उन्होंने मुझे ये बात बोली कि आप 1 हफ़्ते की प्लानिंग कर आना नेक्स्ट वीक, क्योंकि आपके बेबी डिलीवरी से लेके आपके जब तक आपको घर वापस भेजेंगे, आपको 7 से 9 दिन लग सकते। दूसरा उन्होंने ये बात बोली कि आपके 70% चांसेस हैं कि आपका सिज़ेरियन होगा, क्योंकि मेरे एलएफटी के साथ सीबीसी भी हो रहा है। 4 दिन में मेरा 4 पॉइंट ब्लड कम हो गया है। पहले 10.7 था सबसे पहली रिपोर्ट में, उसके बाद मैंने दोबारा कराया था 3 दिन बाद, उसमें 10.4 था। फिर अभी मैंने लेटेस्टली कल करवाया 21 तारीख को, सो उसमें 10.3 है। एक ये भी ड्रॉबैक हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मेरी बॉडी थोड़ी पेल सी होती जा रही है और हो सकता है कि जॉन्डिस होने के भी चांसेस रहें, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने जो प्रोसीजर बताया वो कुछ ऐसा है कि हम आपको 1 हफ़्ते की स्ट्रॉन्ग मेडिकेशंस पे रखेंगे। अगर इससे कुछ प्रोग्रेस हमें दिखती है तो हम 1 से डेढ़ हफ़्ता और वेट करेंगे कि 37 वीक किसी तरीके से क्रॉस हो जाएँ। तभी हम आपकी लेबर टर्मिनेट कराएँगे। लेबर टर्मिनेट कराने का उनका मतलब है कि हम आपकी डिलीवरी जो फ़ॉल्स लेबर इंड्यूस करी जाती है, हम वो 37 वीक्स के बाद करना चाह रहे हैं, जिससे बेबी प्रीमेच्योर ना हो। मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, 23rd है और आज पहला दिन है और मैं दवाइयाँ अब 3 टाइम लगातार खा रही हूँ। अपनी खुजली की, लिवर की, जो भी उन्होंने मुझे प्रिस्क्राइब करी हैं, उस वजह से आपको मेरे फेस पे थकावट सी भी दिख रही होगी, वो उन दवाइयों में बहुत नशा है। अभी 3 बज रहे हैं और मैं 1 बजे उठी हूँ दोपहर के, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई हैं वो, जो मेरे को दिन में 3 बारी खानी है। तो मैं सुबह 9 बजे उठी थी, फिर मैं दोबारा सो गई थी खाना खा के, बिकॉज़ इतना नशा हो जाता है कि मैं बॉडी अपनी स्टेबल नहीं रख पाती, क्योंकि उसमें सिट्राजिन, जो हमारी नॉर्मल सिट्राजिन है उससे 3 गुना हेवी दवाई है जो मुझे दिन में 3 बारी खानी है। सो खानी पड़ रही है बिकॉज़ प्रॉब्लम है। अब मेरे को 1 हफ़्ता ऑब्ज़र्वेशन पे रखा जाएगा। अगर उन रिपोर्ट्स में कुछ भी ऐसा आता है जो कि पॉज़िटिव है, तो 1 हफ़्ता और मेडिकेशंस पे रखा जाएगा। उसके बाद मेरी डिलीवरी होगी, यानी एप्रॉक्स दिसंबर एंड में। अगर मेरे को लेबर नहीं उठता इन 2 हफ़्तों में भी, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि 37 वीक्स या 38 वीक्स तक खींचें, जो कायदे से एक मैच्योर डिलीवरी का टाइम होता है, एक मैच्योर बेबी की डिलीवरी का टाइम होता है। इन केस मेरे लेवल्स में, जैसे कि ब्लड लेवल में यानी सीबीसी के टेस्ट में या एलएफटी के टेस्ट में, या तो कोई सुधार नहीं रहता या 111 जो वो पॉइंट है वो उससे और बढ़ जाता है, तो उसी टाइम वो मेरे को यानी हफ्ते बाद ही
जब मेरा टेस्ट होगा अगला, तो वो उसी टाइम मेरे को फॉल्स लेबर पे रख कर मेरी डिलीवरी कर देंगे, चाहे वो प्रीमेच्योर ही क्यों ना हो। क्योंकि इसका जो रिस्क उन्होंने मुझे बताया और जो मैं नेट पे बहुत रिसर्च करके गई थी, ये प्रॉब्लम में हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है। तो लिवर जो भी हमारा वेस्ट, बॉडी का वेस्ट निकालता है, वो हमारे लिवर में ही इकट्ठा होने लग जाता है। जब वो इकट्ठा होता है और कुछ टाइम तक होता रहता है, ये प्रॉब्लम सेकेंड ट्राइमेस्टर के लास्ट में और थर्ड ट्राइमेस्टर के मिड से शुरू हो सकती है। तो अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी मेरी ये वीडियो देख रही है, कभी भी आपको खुजली हो रही है, ठीक है, ये सिम्टम है, पर आपको इतनी खुजली हो रही है कि आप बेयर ना कर पाओ, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास जाना। ये गलती मैं कर चुकी हूँ कि मैंने 1.5 महीना लगा दिया इस चीज़ को डायग्नोस करने में कि ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेच मार्क्स वाली खुजली नहीं है, तो क्या पता मुझे इतनी दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती। इसलिए मैं ऐसी वीडियोस बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और अभी भी बना रही हूँ कि अगर मुझे दिक्कत हो रही है और मैं किसी एक लेडी की भी हेल्प कर पाऊँ, तो मेरे को जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी उसका कोई लेवल नहीं है। तो अब हाँ, मैं बात कर रही थी आपसे कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। अब उन्होंने मुझे कहा है कि जब आप नेक्स्ट वीक मेरे पास आओगे अपनी एलएफटी वगैरह की रिपोर्ट्स लेके, तो आप अपना पूरा सामान लेके आओगे जो आपको डिलीवरी के टाइम पे चाहिए। और उन्होंने मुझे ये बात भी बोली है कि अपना 10 दिन तक का सामान पैक करके लेके आना। इसके पीछे रीज़न क्या होता है, मैं आपको प्रोसीजर डिस्कस कर रही थी जो उन्होंने कल मेरे साथ करा। वो कुछ ऐसा करेंगे, जिस दिन मैं एडमिट होंगी, अगर वो कैटेगरी मेरी प्रीमेच्योर की होगी, यानी आज से हफ्ते बाद, तो वो मुझे एक इंजेक्शन देंगे, जो 3 दिन लगातार एक-एक इंजेक्शन देंगे, जिसकी थोड़े से लेवल्स सबसे पहले दिन सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा होंगे। वो फॉल्स लेबर के इंजेक्शन होंगे जो इंड्यूस करेंगे, इंड्यूस यानी इंजेक्ट करेंगे। सो पहला इंजेक्शन देने के 18 घंटे तक वो मुझे ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे, यानी मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहूँगी, और अगर मेरे को लेबर पेन हो जाता है तो 18 घंटे बाद मेरी डिलीवरी हो जाएगी, या मीनवाइल मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी। अगर पहले इंजेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता तो वो 18 घंटे बाद मुझे इससे थोड़ा सीवियर लेवल का इंजेक्शन देंगे, इंड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा वेट करेंगे। अगर उससे भी नहीं होता तो फिर वो मेरे को कुछ और इंटरवल के बाद एक और इंजेक्शन देंगे। अगर उन तीनों इंजेक्शन से मेरे को लेबर इंड्यूस नहीं होता, तो इसका मतलब मेरी बॉडी इतनी कैपेबल रही नहीं है कि वो लेबर पेन को बेयर कर पाए। जो मुझे उन्होंने अपनी ईजी लैंग्वेज में समझाया, अब डॉक्टरी भाषा में इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। उसके बाद वो ऑप्ट करेंगे मेरा सी सेक्शन। अब अगर मैं इसे कंपेयर करूँ अपनी प्राइवेट डॉक्टर के साथ, तो मेरी जो प्राइवेट डॉक्टर है, एटलीस्ट मैं अपने डॉक्टर की गारंटी ले रही हूँ कि मेरी डॉक्टर ने इतना वेट नहीं करना था। उन्होंने डायरेक्ट बोलना था, भैया बचाना है तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पता है 1 से 1.5 लाख रुपए का कस्टमर है उनका ये। क्योंकि मेरा एक दिन का पैकेज अगर सी सेक्शन होता है तो 70,000 रुपीज़ था, और जिसमें एक्सक्लूडिंग नर्सरी, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ जिस हॉस्पिटल में हम करवा रहे थे, अगर नॉर्मल डिलीवरी होती तो 55,000, सिजेरियन होती तो 65,000, एंड सिजेरियन के बाद 1 घंटा भी ऊपर हो जाता है। सिजेरियन का प्रोसीजर 2 दिन का होता ही है, पर उन्होंने कहा था 1 दिन के सिजेरियन के बाद, जिस दिन सिजेरियन होगा, उससे आगे पीछे के पैसे अलग। सो उन्हें पता था कि ये मेरा 1.5-2 लाख रुपए का मुर्गा है मेरे पास। सो वो 3 दिन मेरा वेट नहीं करेंगे, ये तो फॉर श्योर सी बात है। वो पहले दिन ही मुझे इंड्यूस करेंगे सबसे छोटा इंजेक्शन, जो सबसे कम लेवल का है, और मुझे दर्द नहीं होगा तो चलो जी इसको सी सेक्शन पे हम डाल देंगे। ऐसा होता है प्राइवेट डॉक्टर्स में, बहुत लोगों को ये बात पता होगी। सो अब मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी तो उन्होंने कहा कि हम एंड तक कोशिश करेंगे, पर तुम्हारे 70% चांसेस हैं कि तुम्हारा सी सेक्शन होगा, क्योंकि ना तो तुम्हारी बॉडी में इतना ब्लड है, ब्लड मदद करता होगा डिलीवरी के लिए, और ना ही तुम्हारा लिवर इतना कैपेबल है। और इसका एंड रिजल्ट, जिसमें मैं कह रही थी कि बेबी या मदर की जान को खतरा है, वो ये होता है, ये जो हमारा बॉडी का वेस्ट है ये एक जगह इकट्ठा होता रहता है हमारी बॉडी के अंदर ही। अगर ये बेबी ने सक कर लिया, ये जो वेस्ट है, जो वेस्ट ब्लड कह लीजिए, ब्लड फ्लूइड कह लीजिए, ब्लड कह लीजिए, जो चीज़ हमारी बॉडी से सिक्रीट नहीं हो रही यूरिन के थ्रू, और वो इकट्ठी होती जा रही है, तो वो हमारी एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बेबी के बॉडी के अंदर अगर पहुंच जाती है, और बेबी उसे सक कर लेता है, क्योंकि इस टाइम बेबी की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है,
वो सकिंग, थंब सकिंग, ये सब प्रैक्टिस शुरू कर चुका है। अगर हम अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स की भाषा में बोलें तो सकिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर वो फ्लूइड बेबी ने सक कर लिया, उसे एक टर्म मैंने नेट पे पढ़ा था, उसे म्यूकस बोलते हैं आई गेस। वो म्यूकस अगर बेबी की बॉडी के अंदर चला गया तो उसकी जान को खतरा है, और साथ में मेरी भी जान को खतरा है। ये एंड वो होता है, पर मेरे को डॉक्टर्स ने ये भी बोला कि तुम्हारी ऐसी सिचुएशन नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें आज ही एडमिट कर लेती। तुम्हें मूवमेंट्स प्रॉपर हो रही है? मैंने कहा हाँ जी मैम, पूरी हो रही हैं। और तुम्हें कभी ऐसा तो नहीं लगता कि बेबी की मूवमेंट्स में दिक्कत है? मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरी लेटेस्ट रिपोर्ट में बेबी की गले के आसपास कॉर्ड है। तो उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मूवमेंट हो रही है तो वो निकल जाएगी। वो जो मेरी लेटेस्ट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स मैंने करवाई थी नवंबर के मिड में, जो मुझे इनिशियल वे पे खुजली शुरू हुई थी, कराई थी। तो मैंने उनसे ये भी डिस्कस करा कि बेबी के गले के आसपास कॉर्ड है और ऐसे ऐसे अल्ट्रासाउंड में पता चला। तो उन्होंने कहा ये एंड तक भी रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बेबी मूव करता रहता है तो उसके गले से आराम से निकल जाती है। और वैसे भी अब मेरा सिजेरियन का ज़्यादा चांसेस है, तो इसलिए उन्होंने कहा बस मूवमेंट पे ध्यान रखो। मुझे मेरी प्राइवेट डॉक्टर ने बोला था कि हर 12 घंटे में 10 मूवमेंट होनी चाहिए। इन्होंने मुझे बोला कि हर 3 घंटे में मिनिमम 1 मूवमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 12 घंटे के गैप के हिसाब से वेट करूँ तो मुझे नहीं पता ना मूवमेंट कब ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा जब तक तुम जागे हुए हो कॉन्शियसली ध्यान दो, जितना टाइम तुम सो रहे हो उसमें तो तुम दे ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है मैम, मैं अब 22 दिसंबर के बाद से अब तक, यानी कल से अब तक, हर 3 घंटे में मेरे को एक आधी मूवमेंट हो रही है और इस चीज़ को मैं कॉन्शियसली ध्यान करके नोट कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगी है रिपोर्ट्स कि अपना बीपी मॉनिटर करते रहो, अपनी बेबी की मूवमेंट्स मॉनिटर करते रहो। अब मैं मूवमेंट्स भी मॉनिटर कर रही हूँ और अपना बीपी भी। ठीक है, तो उसके बाद वो मेरा सी सेक्शन करेंगे। अब आई होप जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे या मैं ये वीडियो एडिट कर रही होंगी, एडिट तो खैर मैं नहीं करूँगी, हस्बैंड ही करेंगे अब मेरे। हम दोनों ही यूट्यूबर्स हैं तो अपना इतना चल जाता है। सो तब तक मेरी डिलीवरी हो चुकी हो, आई होप नॉर्मल हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। बस अब नॉर्मल की तो इतनी नहीं रही, बस ये रहे कि मेरा बेबी सही से इस दुनिया में आ जाए। आप लोग सब प्रे करिएगा। मैं ऑल्दो पहले साल ये वीडियो नहीं डालना चाह रही थी, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस गलत रहा है, जो वीडियो देखेगा उसके दिमाग में थोड़ी सी टेंशन या नेगेटिविटी रहेगी। बस अगर इसका मैं थोड़ा पॉजिटिव साइड ये बताऊं कि अगर अगर कोई ये वीडियो देख रहा है और उनकी सिचुएशन मेरे जैसी है या इनिशियल वे में मेरे जैसी शुरू हो गई है, तो वो एक सही गाइडेंस के साथ आगे के स्टेप्स उठा सकें। इसलिए मैंने साल के पहले दिन ये वीडियो डालने की सोची। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, आपके नोन में किसी के साथ ऐसी सिचुएशन है या हो रही है, तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनको ज़रूरत है टाइम पे अवेयर होने की। नहीं तो इसके जो कॉज हैं वो बहुत ख़तरनाक भी हो सकते हैं। मेरी तो किस्मत रही कि मुझे इतनी दिक्कत हुई, अगर मेरे को खुजली इतनी नहीं होती तो शायद मैं कभी एलएफटी वगैरह पे इतना ध्यान नहीं देती और अपने डॉक्टर चेंज करने के बारे में भी नहीं सोचती। तो ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने किसी भी नोन के साथ शेयर करिएगा जिसके साथ आपको लगे कि ज़रूरत है उन्हें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं हर सैटरडे कोशिश करती रहूँगी कि मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँ। बाकी अब मेरा डिलीवरी का टाइम पास आ रहा है। अब मैं हर वीडियो में यही बात बोल रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी कौन सी वीडियो होगी और कितने टाइम का गैप हो जाएगा। अगर सी सेक्शन होता है तो 2-3 महीने का गैप, मैं कोशिश करूँगी कम से कम गैप रहे, पर शायद हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी हुई तो फिर भी मुझे कुछ टाइम लगेगा अपनी बॉडी नॉर्मल करने में, अपनी डाइट नॉर्मल करने में, अपना लिवर ठीक करने में। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अगले सैटरडे होपफुली। तब तक आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। मेरे चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं जितने भी लिंक्स या प्रोडक्ट्स या रिव्यूज़ की बात करती हूँ, मेरे आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरे बारे में और जानना है, मेरे टच में रहना है, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको प्लीज़ फॉलो करिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब जब आप सबका कमेंट आता है। मैं पूरे दिन वेट करती हूँ, ऑल्दो मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत छोटी है अभी फ़िलहाल, पर मैं पूरे दिन वेट करती हूँ कि मेरे पास बहुत लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं उनको रिप्लाई दूँ। और मैं सच में बहुत इस चीज़ को लकी फ़ील करती हूँ कि मेरे पास इतने लंबे लंबे कमेंट्स आते हैं जिसमें
लड़कियाँ, लेडीज़ भी नहीं, लड़कियाँ अपनी बातें शेयर करती हैं कि हमें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम थी। और मुझे ये चीज़ सच में बहुत अच्छी लगी। मेरा डिसीजन, मैं बहुत डाउट में थी स्टार्टिंग में कि क्या मुझे एक मदर सेंट्रिक चैनल खोलना चाहिए? क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बात दूसरों तक रख पाऊँ? पर पर आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मेरे पास दिन के 2 कमेंट्स भी आते हैं ना, और वो ऐसे होते हैं कि दी, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी है, आप दिल से कनेक्ट करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि जब मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि मतलब मैं अपनी बात अब रख पा रही हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे बहुत सारे मेरे से बातें करिए, बहुत कमेंट्स भेजिए मुझे। कमेंट्स के साथ-साथ सोशल मीडिया हैंडल पे भी मेरे से बात करिए। मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल अपना आपके साथ शेयर कर दूँगी। और थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे। हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आपकी सारी विशेज़ पूरी हों। जो कंसीव करना चाहते हैं, जिनकी प्रेगनेंसी चल रही है, जिनका भी बेबी हुआ है, आप सबको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है। थोड़ा रिस्क भी है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी हैं, बट आई डोंट थिंक कि इससे बढ़िया मेरा 2021 बन सकता है। अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना कि अब चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, सिज़ेरियन डिलीवरी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि बस मेरा बेबी ठीक होना चाहिए। थैंक यू। बाय बाय।